डर एक एहसास। हेलो दोस्तों, इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो ज़रूर सुने। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मैं इधर उधर देख रहा था कि बच्चा तो नहीं है साथ में। किसी की राह देख रहे हो क्या बेटा? औरत बोली। वो एक बच्चा। वो औरत मेरी बात बीच में ही काट कर हंसने लगी। उसकी हंसी में न जाने क्या था कि मुझे खौफ महसूस हुआ। उस सफ़ेद बच्चे की बात कर रहे हो बेटा, जो पानी मांगता है? औरत बोली। जी, मैंने कहा। बेटा चिंता मत करो, बस्ती के बच्चे शरीर हैं, सबको तंग करते रहते हैं। औरत की बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बेटा रोटी दे दो, सुबह से भूखी हूँ। अंदर आ जाओ अम्मा जी, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। ना बेटा, चलने की हिम्मत नहीं है, अब यहीं ला दो, मैं घर जाकर खा लूँगी। इतने में श्रद्धा भी आ गई। कौन है? कोई बूढ़ी अम्मा जी हैं, भूखी हैं, खाने को मांग रही हैं। ठीक है, मैं कुछ लाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा भोजन की थाली लेकर आई। औरत घर के बाहर ज़मीन पर बैठ गई। हम थाली लिए दरवाजे तक आए थे कि वो औरत एकदम से उठकर जाने लगी। अरे अम्मा जी, रोटी तो ले ले। वो बोली। वो रहा छोरा जो तुझसे पानी मांगने आया था। अम्मा जी, ये रोटी ले लो। श्रद्धा ने उसे आवाज़ दी। वो एकदम से रुक गई। ला, रोटी दे दे। उसने वहीं से हाथ फैलाया। उसका हाथ लंबा होते हुए हमारी तरफ आने लगा। काफ़ी डरावना हाथ था वो। श्रद्धा के हाथ से थाली नीचे जा पड़ी। मैंने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और तेजी से बिना दरवाज़ा बंद किए ही अंदर की ओर भागा। हम कमरे में आ गए। श्रद्धा खौफ से काँप रही थी। मुझे लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था उसका भी गला कटा हुआ था। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ दी। कोई है? सुरेंद्र, ये उन्हीं आत्माओं में से कोई है, श्रद्धा बोली। बाहर से आवाज़ आई। अरे भाई, तुम जो कोई भी हो मेरे घर में ही हो। मैं ज़रा बाहर गया तो तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। अब की बार उस आदमी के लहजे में सख्ती थी। श्रद्धा, ये घर का मालिक लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं, मैंने कहा और हम दोनों सहन में आ गए। सहन खाली था। अरे भैया, मैं घर के बाहर हूँ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? अरे क्या बताऊँ, कुछ है जो नहीं मिल रहा है, ज़रा आकर मेरी सहायता कर दो। अच्छा रुके, मैंने कहा और सहन में लटकी लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। श्रद्धा भी मेरे साथ थी। जो ही रोशनी दरवाजे के बाहर गई तो हम अपनी जगह सुन खड़े रह गए। दरवाजे के बाहर बिना सर के एक आदमी खड़ा था। उसका सर गर्दन से गायब था और खून उबल उबल कर उसकी गर्दन से बहकर बाहर आ रहा था। अरे ओ, तुझे पता है मेरा सर कहाँ है? जल्दी बता, वरना तेरा सर काट ले जाऊंगा। हम दोनों अपनी जगह खड़े थर थर काँप रहे थे। तभी एक औरत की आवाज़ आई। अजी सुनते हो, ज़रा मेरे बारे में भी पता कर लो। साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ज़मीन पर किसी चीज़ को घसीट रहा हो। अरे चल यहाँ से, मुझे अपना सर नहीं मिल रहा, तुझे अपनी पड़ी है। तभी हमारी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक औरत घिसटती हुई आ रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई और श्रद्धा की तरफ देखकर बोली। छोरी, तूने मेरी टांगें देखी हैं? मिल ही नहीं रही। हमने देखा उसकी टांगें रान के पास से गायब थी। श्रद्धा गश खाकर ज़मीन पर गिर गई। साथ ही मैं भी ज़मीन पर गिर पड़ा। होश से बेगाना होने से पहले सुनाई देने वाली जो चीज़ थी वो उन दोनों की हंसी थी। बहुत ही भयानक हंसी। उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सूरज की चमक से मेरी आंख खुली तो उसी घर के सहन में पड़ा हुआ था। पास ही श्रद्धा बेहोश पड़ी थी। मैं उठा और श्रद्धा को उठाने की कोशिश की। पानी के छींटे मारे। होश में आती ही श्रद्धा चीखने लगी। अरे मैं हूँ, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हम दोनों गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकले। बाहर दूर दूर तक सन्नाटा था। हम भागने लगे। अब हम उस घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। भागते भागते हमारे पैर जवाब दे चुके थे। थक के हम वहीं ज़मीन पर लेट गए। तभी किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई थी। रात वाला मंजर सामने घूमने लगा। थोड़ी देर बाद
किसी के आने की आहट महसूस हुई तो हमने देखा वहाँ एक आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? अरे बाबूजी, मैं तागे वाला हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो आप लोगों को यहाँ पड़े देखा तो चला आया कि शायद आप लोगों को मदद की ज़रूरत हो। हाँ, हमें आगे तक छोड़ दो, बड़ा एहसान होगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आ जाइए। हम दोनों तागे पर सवार हो गए। तागा चल पड़ा। वैसे आप यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे थे? बस भैया, रास्ता भटक गए थे और एक मकान तक जा पहुँचे। मैंने रात वाला सारा माजरा उसको सुनाया। वो आंखें फाड़ कर मुझे देख रहा था। आप उस मकान से जिंदा निकल आए? ऊपर वाले की बड़ी कृपा है आप पर, वरना जो भी वहाँ रात गुजारता है जिंदा नहीं बचता। कई लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली, तांगे वाले ने खौफजदा आवाज़ में कहा। लेकिन ऐसा क्या है उस मकान में? मैंने पूछा। साहब, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है बहुत समय पहले रंजीत सिंह इस मकान को अपनी विधवा और बेटे के लिए छोड़कर मरे थे। रंजीत सिंह ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे की शादी कर दी थी और सारी जिम्मेदारी उसके सर डाल दी थी। मकान के साथ ही रंजीत सिंह खून पसीने से सींचकर एक बहुत बड़ा खेत भी बनाया था। रंजीत सिंह के मरने के बाद उसका भाई अजीत सिंह रंजीत सिंह के घर और ज़मीन पर कब्जा जमाने आ गया। हालांकि उसका हिस्सा उसके पिता उसको दे चुके थे। रंजीत सिंह ने भी भाई की काफ़ी मदद की थी, लेकिन वो सब जुए और शराब में उड़ा देता था और भाई के गुजरने के बाद वो उनके घर कब्जा करने आ गया। धीरे धीरे अजीत सिंह गुंडागर्दी पर उतर आया। कभी अपनी भाभी को तंग करता, कभी उसकी बहू और पोते को परेशान करता। इन सब से तंग आकर एक दिन रंजीत सिंह के बेटे ने थाने में अजीत सिंह के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। अजीत को जब इस बात की खबर मिली तो उसने घिनौनी साजिश रची और रातों रात बेदर्दी से रंजीत सिंह के पूरे परिवार को कत्ल करवा दिया, जिसमें रंजीत सिंह की बीवी, बेटा, बहू और उसका पोता शामिल थे। पुराने लोग बताते हैं कि उनकी लाशें खेत में मिली थी, बहुत बुरी हालत में। किसी का सर गायब था, किसी की टांगे। उस पापी को मासूम पर भी तरस नहीं आया। तागे वाले ने छुरछुरी ली और फिर रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उनके कत्ल के 2 रोज़ बाद अजीत सिंह भी उसी खेत में मुर्दा मिला। सरकार ने इस मकान को अपनी तहवील में लेकर उसका सौदा कर दिया, लेकिन जिसने ये खरीदा वो भी यहाँ रह नहीं पाया। रात होते ही यहाँ आत्माओं का तांडव शुरू हो जाता है। इस इलाके के लोगों ने पंडित से बात की तो उन्होंने घर की 4 दीवारी को मंत्रों से बांध दिया। अब आत्माएं घर के अंदर नहीं जा सकती। जो घर के अंदर रहा वो बच गया, जो डर कर घर की चौखट पार करता वो जान से जाता। तागे वाले की बात सुनकर हम दोनों सुन्न रह गए। अगर हम भी बाहर आ जाते तो। तागे वाले ने हमें स्टेशन तक छोड़ दिया। मैंने तागे वाले को धन्यवाद किया और श्रद्धा को लेकर दिल्ली चला आया और हम दोनों ने शादी करके एक नया जीवन शुरू किया। आज इस बात को बरसों बीत गए हैं। अब तो हमारा एक 5 साला पोता भी है। आज भी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उस भयानक रात की यादें ताज़ा कर देती है।